बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, अमेरिका से एक बड़ी और अहम खबर आई है जिसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और आने वाले दिनों में इसका एक बहुत ही गहरा इंपैक्ट होगा और नई सियासी बसात हम देख रहे हैं, नई गठजोड़ होगा और कुछ अहम फैसले जो हैं इस खबर के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है और आईएसआई के हवाले से भी एक अहम खबर है जिसे प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और बनीगाला के अंदर की खबरें क्या हैं और फौज और लॉन्ग मार्च के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद में क्या माहौल है, क्या सोचा जा रहा है इक़्तिदार की राहदारियों में और किस किस्म के फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं अगले एक हफ्ते के अंदर और 12 रबीउल अव्वल के बाद इस्लामाबाद में क्या माहौल होगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आपने 4 अक्टूबर को इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी और आज वो सच साबित हुई और इसकी बड़ी कंफर्मेशन अमेरिका से आई है। ये खबर क्या थी, पहले हम ये सुन लेते हैं राय साहब, फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में हमारे पास जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं ले रहे। जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट के मुतल्लिक जो अपना इरादा था और जनरल बाजवा ने ये तय कर लिया है कि वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने अपने जो करीबी जनरल्स हैं, करीबी साथी हैं, उनको भी आगाह कर दिया है, अपने फैमिली मेंबर्स को भी आगाह कर दिया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे और 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 30 नवंबर को नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। राज साहब, सुना आपने, आपकी ब्रेकिंग न्यूज थी और आज ये सच साबित हुई है और अमेरिका से स्टेटमेंट जारी किया गया आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से और वो ये कहते हैं कि अपने जो मुद्दत है वो पूरी करने पर सबकदोश हो जाएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और हमें दूर ही रहना चाहिए। एक अज़्म का इजहार किया गया मुल्क के आर्मी चीफ की तरफ से और उन्होंने अमेरिका में बैठकर अपने यानी मुद्दत पूरी होने की बात की है, वो अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर राय साहब, एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि 5 जनरल्स में से एक जो अबहाम था वो तो दूर हो गया और आइंदा जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो टॉप 5 जनरल्स में से होगी। लेकिन कुछ इशारे उन्होंने ये भी दिए हैं कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, यानी 5 जनरल्स के अलावा भी किसी का नाम जो है वो आ सकता है। राज साहब, अब तौसी वाला जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए क्लोज हो गया, लेकिन अब नया आर्मी चीफ कौन होगा, इसका तरीकाकार और फिर फैसले जो हैं वो सियासी बुनियादों पर किए जाएंगे और किसका फेवरेट आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान फौज की कमान संभालेगा, ये बहुत ही अहम सवाल आते हैं। एक बार फिर लंदन के अंदर ये अहम फैसला होने जा रहा है और नवाज शरीफ साहब अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसका फैसला करेंगे। राय साहब, सबसे पहले इस फैसले को जो ऐलान किया गया आर्मी चीफ की तरफ से, क्या कहेंगे, राइट डिसीजन है और यही तवक्को की जा रही थी या फिर तौसी की बात जो है वो बन नहीं पाई? देखिए आशफी साहब, ये जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के मुतल्लिक जो खबर हमने ब्रेक की, तो एक तो हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें इनको खबर मिलेगी और इसी प्रोग्राम में खबर मिलेगी। बहुत से प्रोग्राम्स जो दूसरे हैं उनमें उनको तबसरे तो मिलेंगे, तज्जिए तो मिलेंगे, ज़ाती आरा और ज़ाती ख्यालात तो मिलेंगे, लेकिन खबर जो है वो 2 टोक के प्लेटफॉर्म से ही मिलेगी। और इसमें यह बात भी अहम है कि कई मर्तबा इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन आपके पास सोर्स से पहुंच जाती है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के पास, जिनमें जाहिर है कि हम भी प्रैक्टिकल सहाफ़त करते हैं, कि बहुत से हमारे व्यूअर्स के लिए यह हैरानकुन होता है कि यह खबर तो अभी तक किसी चैनल्स पर नहीं चली या किसी अखबार में नहीं आई, तो वो कुछ हैरानी का इजहार करते हैं या उस खबर की सेहत पर शुकूक व शुबात का इजहार करते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि हमने जिन जराए से यह खबर ली है वो क्रेडिबल जराए हैं और हमारी खबर दुरुस्त साबित होगी और फिर वही होता है कि 4-5 दिन के बाद वो खबर दुरुस्त साबित हो जाती है। अब इसमें एक अहम बात यह भी है
कि चूंकि बतौर सहाफ़ी आपको भी ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, जब आप दुनिया टीवी में थे, मैं भी दुनिया टीवी में था, तो आप अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग्स भी अटेंड करते हैं। इसी तरह जो टॉप आपके पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ जो जमातों के सरबराहान हैं, उनकी ब्रीफिंग्स भी अटेंड करते हैं, तो आपके सोर्सेज बन जाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बराह रास्त मैंने ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं, DGISPR की तो लातादाद ब्रीफिंग्स अटेंड की हैं। इसी तरह इमरान खान साहब के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ, मियां नवाज शरीफ के इंटरनेशनल जो दौरे थे और खान साहब के इंटरनेशनल दौरे, यूसुफ रजा गिलानी के, वो तमाम कवर कर चुका हूं, तो आपके सोर्स बन जाते हैं। अच्छा, अब जो आपने बात की कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तो अब ये ऐलान कर दिया है वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में। अच्छा, ये जो वाशिंगटन का पाकिस्तानी सफारत खाना है, यकीनन आप भी गए होंगे बतौर सहाफ़ी यहां पर, तो इससे भी हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तकरीबन हर साल कोविड से पहले वाशिंगटन के पाकिस्तानी सफारत खाने में बतौर सहाफ़ी हम अपनी असाइनमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए जाते रहे। तो यहाँ जो भी इवेंट होता है, तो पाकिस्तानी सहाफ़ी जो वाशिंगटन बेस्ड हैं या जो पाकिस्तान से गए होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। और ये ज़ोराने का जो इवेंट था, जहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये गैर रस्मी गुफ्तगू की, तो यहाँ से भी सहाफ़ी जो हैं वो एक पल्स लेते हैं और अंदर की खबर निकाल लेते हैं। अब हाशमी साहब, जनरल बाजवा तो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इसमें अब सबसे अहम बात यह है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और इस वक्त किसको फेवरेट करार दिया जा रहा है। जाहिर है कि आपके 6 जनरल्स की तो एक क्लियर सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है, और ये 6 के 6 आपके जो जनरल्स हैं, इनका बड़ा जबरदस्त एक करियर है। लेकिन इस वक्त एक दो जनरल्स ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप टीवी शोज देखें तो वहां भी डिस्कस किया जा रहा है। फिर जो ताकत के ऐवान है, वहां से भी कुछ इस किस्म की वाइब्स आ रही हैं कि ये जो एक दो जनरल्स हैं, ये शायद अगले आर्मी चीफ के लिए और अगले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट होंगे। यानी जनरल फैज हमीद को तो आप माइनस कर दें। अब ये तो एक हकीकत है कि नून लीग की हुकूमत किसी भी सूरत जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाएगी। अब उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है, उसमें रह जाते हैं 5 नाम। उनमें से एक नाम जो कि बार बार डिस्कस हो रहा है, वो है जनरल आसिम मुनीर का। अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इनकी रिटायरमेंट असल में आज से चंद माह पहले हो जानी थी, लेकिन जब ये बने लेफ्टिनेंट जनरल तो इनको जो बैजेस लगने थे उसमें एक टेक्निकल डिले हुआ, एक तकनीकी ताखीर हुई। उसकी वजह से चंद माह इनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो बढ़ गई, और अब इनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है 27 नवंबर 2022 को। यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। आपने तरीकाकार पूछा था कि आर्मी चीफ की तकर्री का तरीकाकार क्या होता है, तो अमूमन आउट गोइंग आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 15 से 21 दिन पहले GHQ से एक समरी मूव हो जाती है। यह समरी जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री में, वजारत दिफा में, लेकिन वजारत दिफा का एक बड़ा सेरेमोनियल सा रोल होता है। पाकिस्तान में होम्योपैथिक किस्म की वजारत दिफा है, क्योंकि GHQ ही ताकत का मंबा होता है। तो वजारत दिफा से ये फिर आ जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस। और जो आउट गोइंग आर्मी चीफ होता है, वो हर लेफ्टिनेंट जनरल की फाइल के ऊपर अपने रिमार्क्स भी लिखता है कि उन्होंने इस लेफ्टिनेंट जनरल को किस तरह प्रोफेशनली पाया और इनके काम से किस हद तक मुतमईन है और क्या इनकी खूबियां हैं, या जो भी उन्होंने रिमार्क्स लिखने होते हैं। अब जाहिर है कि GHQ से जो फाइल मूव होगी उसमें जनरल फैज हमीद का नाम तो शामिल होगा, क्योंकि GHQ तो अपने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकता। तो जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक जनरल बाजवा के ख्यालात कुछ अर्सा पहले तक, हो सकता है कि अब भी वैसे ख्यालात हों, वो ये थे कि जनरल फैज हमीद बहुत ज्यादा काम करने वाले जनरल हैं और उनको अपने काम से कभी गाफिल नहीं देखा गया। अब बहरहाल एक सियासी इशू है और जनरल फैज हमीद को तो आप फिलहाल माइनस कर दें। अब जो 5 नाम आने हैं शहबाज शरीफ के पास, तो इसमें
बहुत से हल्के ये कह रहे हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं, जो गुजरांवाला के कोर कमांडर रह चुके हैं और बहुत कम अरसे के लिए ये डीजीआईएसआई रहे। इमरान खान साहब के दौर में ही बहुत कम अरसे के लिए ये डीजीआईएसआई रहे। उसके बाद फिर जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई बना दिया गया था। तो बहुत से हल्के ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर चूंकि इस वक्त सबसे सीनियर भी हैं, गुजरांवाला की कोर कमांड कर चुके हैं, जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया था कि आप सीनियरिटी लिस्ट में भी हो और कोर कमांड करने का भी 1 साल का तजुर्बा हो, तो उस क्राइटेरिया पर पूरा भी उतरते हैं। तो इस वजह से जनरल आसिम मुनीर का नाम बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि अगले आर्मी चीफ मुमकिन तौर पर वो हो सकते हैं। लेकिन हाशमी साहब, यहां पर फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जिनकी सीनियरिटी कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं है, वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। और अगर टेक्निकल ग्राउंड पर सीनियरिटी को निकाल दिया जाए तो फिर वो सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा चूंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं, आर्मी चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा समझा जाता है आर्मी के अंदर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का, और फिर रावलपिंडी की कोर भी कमांड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी अगले आर्मी चीफ के लिए, और उनके मुतल्लिक ये भी समझा जाता है कि जनरल बाजवा के काफी करीब भी हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं। और फिर यह भी हो सकता है कि वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएं। उसके बाद फिर जनरल अजहर अब्बास, जो कि इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, क्योंकि जनरल बाजवा ने जो अपॉइंटमेंट्स की थी और जो ट्रांसफर्स की थी वो इस तरह से की थी कि जनरल अजहर अब्बास पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर थे, अब वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन चुके हैं। इसी तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, अब वो रावलपिंडी के कोर कमांडर बन गए हैं। तो जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पर हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी हैं इस वक्त, और वो भी जनरल बाजवा के करीब समझे जाते हैं। तो इसलिए ये भी समझा जा रहा है कि वो भी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन सकते हैं। और आर्मी चीफ के लिए भी चूंकि जनरल बाजवा के प्रोफेशनली बहुत करीब समझे जाते हैं, एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, एक प्रोफेशनल जनरल हैं, तो उनका नाम भी लिया जा रहा है। अब उसके बाद जनरल नोमान महमूद हैं, पेशावर की कोर वो कमांड कर चुके हैं। जनरल फैज हमीद को आप माइनस करें, और फिर जनरल आमिर का नाम बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इनका नाम पहले सामने नहीं आया था सीनियरिटी लिस्ट में, यानी इनका भी एक बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन पहले इनका नाम सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आया था। लेकिन पिछले 1.5 माह से जनरल आमिर का नाम बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। इस वक्त वो गुजरांवाला की कोर कमांड कर रहे हैं, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक ये कहा जाता है कि उन्होंने भी जनरल आमिर की बड़ी ग्रूमिंग की। तो ये 5 जनरल, यानी वैसे तो 6 जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट मौजूद है, तो ये 5 जनरल हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो नाम डिस्कस हो रहा है वो जनरल आसिम मुनीर का हो रहा है। अब किसी भी प्राइम मिनिस्टर का यह इस्तेकाक होता है कि वो चाहे तो मजीद नाम मांग ले, यानी अगर 5 जनरल्स के नाम भेजे गए हैं तो वो छठे जनरल का 7वें 8वें नंबर पर भी सीनियरिटी लिस्ट में किसी जनरल का नाम मांग सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि आप 2-3 जनरल्स के और नाम भेजें जीएचक्यू को। लेकिन यहां पर हाशमी साहब इशू ये है कि एक तो चले किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अपने सिविल इंटेलिजेंस जराए होते हैं हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतालिक, और फिर हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतालिक जो सिविल इंटेलिजेंस जराए हैं उसकी बुनियाद पर भी यह फैसला किया जाता है कि हमने किसको आर्मी चीफ मुकर्रर करना है। जैसे जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया गया था, तो उनके मुतालिक सिविल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये थी मियां नवाज शरीफ के पास कि 2014 का जो धरना हुआ था पीटीआई का, उसमें जनरल बाजवा मार्शल लॉ लगाने के खिलाफ थे, या उस वक्त जो एक रूमर्स थी, अफवाहें थी कि कू हो सकता है, मिलिट्री कू, तो बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी वो इस हक में नहीं थे। और फिर एक इसाक डार की हमने ब्रीफिंग अटेंड की थी जिसमें इसाक डार ने यह बताया था कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं। लेकिन बाद में जब जनरल बाजवा से इनकी लड़ाई हुई, यानी पैनामा केस में ये नाहल हुए, इनको सजाएं हुई, तो इन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ बड़ी जहरीली किस्म की कैंपेन भी चलाई। हालांकि पहले खुद ये कहा था कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जर्नैल हैं। तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास अपने सिविल इंटेलिजेंस जराए से इंफॉर्मेशन होती है हर लेफ्टिनेंट जनरल के मुतालिक। और इसमें दिलचस्प बात यह हाशमी साहब
कि जब आर्मी चीफ बनाया गया था जनरल कमर जावेद बाजवा को, तो ये भी आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे। जब जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी आईजी ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे, और ना तो जनरल राहिल शरीफ सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे, ना ही जनरल कमर जावेद बाजवा सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर थे। और पिछले अगर आप 32 साल देखें तो इन 32 सालों में सिर्फ जनरल कियानी एक ऐसे आर्मी चीफ थे, और वह हालात भी ऐसे बन गए थे क्योंकि जनरल मुशर्रफ का टेन्योर बहुत लंबा हो गया था। तो जनरल कियानी सिर्फ एक ऐसे आर्मी चीफ थे कि जब वो आर्मी चीफ बने तो वो उस वक्त सबसे सीनियर जनरल थे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने सबसे सीनियर जनरल को ही आर्मी चीफ बनाना है। अब इसके अंदर एक और बहुत अहम पॉइंट ये है कि जो जनरल सुपरसीड हो जाते हैं, सुपरसीड से मुराद ये है कि अगर एक निस्बतन जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो आर्मी चीफ बन जाता है, 3 स्टार से 4 स्टार जनरल बन जाता है, एक निस्बतन जूनियर जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल वो 4 स्टार जनरल बन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाता है, तो जो जनरल सुपरसीड होते हैं यानी वो सीनियर होने के बावजूद आर्मी चीफ नहीं बन सकते, तो होता यह है कि वो रजाकाराना तौर पर यानी ये उनकी मर्जी पर मुनहसर होता है, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। जैसे इससे पहले जनरल अशफाक ने रिटायरमेंट ले ली थी। जनरल रमदे जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने थे तो जनरल रमदे भी उनसे सीनियर थे, उन्होंने रजाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले ली थी। इसमें आर्मी का कोई दबाव नहीं होता, ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं, लेकिन अमूमन ये रवायत समझी जाती है कि रिटायरमेंट ले ली जाती है। सिर्फ एक जनरल सरफराज थे जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि उन्होंने रिटायरमेंट जो है वो नहीं ली थी। तो अब इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ ने यह फैसला करना है और वो अपने सिविल इंटेलिजेंस जराए को भी इस्तेमाल करेंगे अगर नवंबर 29 तक ये हुकूमत कायम रहती है और लॉन्ग मार्च जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसके नतीजे में अगर ये हुकूमत नहीं गिरती या किसी तरीके से रियासती इदारों एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से ये हुकूमत कायम रहती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि इस जाली मैंडेट वाली हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है कि ये नए आर्मी चीफ की तकर्री करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की तकर्री मुल्क के सियासी मुस्तकबिल से भी जुड़ी होती है। खास तौर पर ये जो शरीफ खानदान है इसकी तवक्कुआत ये होती हैं कि जो भी आर्मी चीफ बने यानी जिसको हम आर्मी चीफ तैनात करें तो वो हमारे सियासी मकासद को पूरा करे, हमारे लिए सियासी तौर पर काम करे और पूरी फौज को भी हमारे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन तारीख ये बताती है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसी वजह से इनकी आर्मी चीफ्स के साथ लड़ाई भी हो जाती है। अब चूंकि इनके पास पार्लियामेंट साहब इसमें एक बात आपने क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक छेड़ लिया, इनकी मर्जी होगी किसको आर्मी चीफ लगाना है, कुछ लोग कुछ दो का मामला आ जाता है, सियासी फैसले होते हैं आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, कोई कहता है मेरिट। इनके पास कोई पैमाना नहीं है कि एक फौजी जनरल की पेशावराना सलाहियतों को ये परख सकें, ये फैसले सियासी बुनियादों पर ही करेंगे। खान साहब की एक स्टेटमेंट आई, वो ये कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी को आप इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ लगाएं, हमारा मकसद सिर्फ 2/3 अक्सरियत हासिल करना। ऑब्वियसली खान साहब स्ट्राइव उसके लिए कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैंडेट आया जाए और फिर फैसले किए जाए। राय साहब, सियासी जमातें आप क्या समझते हैं कि इनको किसको फायदा होगा? ये नवाज शरीफ को फायदा होगा, क्योंकि तारीख ये नहीं बताती, तारीख ये बताती है कि नवाज शरीफ ने जितने भी जनरल्स लगाए उन्हीं जनरल्स ने इनकी हुकूमत को जो है कहीं ना कहीं उनका हाथ जरूर था। उनके खिलाफ मुशर्रफ साहब का टाइम देख लें, उससे पहले देख लें, और अब आपने बाजवा साहब का भी देख लिया कि इनके लिए ये कोई इतना अच्छा, ये कोई रवायत नहीं रही आर्मी चीफ का इंतखाब करना और उसकी तकर्री करना। देखें, चीफ जब कमांड संभालता है तो कहा यह जाता है कि फिर वो अपनी फौज का चीफ बन जाता है। यानी जनरल बाजवा के खिलाफ इन्होंने पहली कैंपेन उस वक्त की जब इनकी तवक्को ये थी कि डॉन लीग से जनरल बाजवा इनकी जान छुड़ा देंगे। उस वक्त आपके जनरल आसिफ गफूर डीजी ISPR थे। तो जब इन्होंने एक लूला लंगड़ा सा एक नोटिफिकेशन जारी किया डॉन लीग्स की इंक्वायरी का, और चौधरी निसार अली खान साहब से बतौर साफी, चूंकि मेरे बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, वो वज़ीर दाखिला भी थे, तो हाशमी साहब मैंने उनका जब इंटरव्यू किया और पंजाब हाउस में मेरी उनसे बहुत दफ़ा मुलाकातें हुई,
तो चौधरी निसार अली खान साहब ने मुझे बताया कि परवेज रशीद जो हैं वो बराह रास्त डॉन लीक्स में मुलव्विस थे, यानी ये कोई फसाना नहीं था, वो भी मुलव्विस थे और तारिक फातमी भी मुलव्विस थे। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने मेरे आमने सामने बैठकर मुझे ये बताया और एक इंटरव्यू में भी बताया, और उसके बाद हमारी जो मुलाकातें होती रही उसमें बताया कि हाँ, ये डॉन लीक्स परवेज रशीद जो हैं इसके अंदर मुलव्विस थे और तारिक फातमी भी मुलव्विस थे। अब जिस वक्त इन्होंने इसकी इंक्वायरी का नोटिफिकेशन मुनासिब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो फिर उस वक्त डीजी आईएसपीआर जो साबिक डीजी आईएसपीआर थे जनरल आसिफ गफूर, उन्होंने एक मशहूर जमाना ट्वीट किया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। तो उस पर फिर ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बड़े नाराज हो गए मियां नवाज शरीफ, क्योंकि ये समझते थे कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाकर उन पर हमने बड़ा एहसान कर दिया है। और जनरल नवीद मुख्तार उस वक्त थे आपके डीजी आईएसआई, क्योंकि उससे पहले वो कराची के कोर कमांडर भी थे। तो बाद में जनरल बाजवा की और जनरल नवीद मुख्तार की जो मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ से प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वहां भी हमारे जराये के मुताबिक बड़े गिले शिकवे किए मियां नवाज शरीफ ने कि ये ट्वीट जो है वापस लिया जाना चाहिए और ये तो बड़ा एग्रेसिव ट्वीट है, और बाद में वो ट्वीट विड्रॉ भी कर लिया गया था, वापस भी ले लिया गया था। तो इस किस्म का इनका रवैया होता है जब ये किसी आर्मी चीफ को तैनात करते हैं। अच्छा चलें, उस वक्त इनके पास एक जाली मैंडेट ही सही, लेकिन उस वक्त कम से कम ये इलेक्शन लड़के आए हुए थे। यानी मियां नवाज शरीफ ने जब तैनाती की थी जनरल बाजवा की, तो वो इलेक्शन लड़के आए हुए थे। लेकिन अब तो इशू ये है कि पार्लियामेंट के अंदर यानी कौमी असेंबली में तहरीके इंसाफ की अक्सरियत है, 156 नशिस्तें उनकी हैं, फिर उनके इत्तेहादी अगर उनको काफ लीग को आप मिला लें साथ, तो शहबाज शरीफ के पास तो कुल 85 नशिस्तें हैं। तो शहबाज शरीफ किस तरह से नए आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला कर सकते हैं, और फिर इनके पास अवामी मैंडेट भी नहीं है, और अब ये एक ओपन सीक्रेट है, यानी इसमें कोई राज ही नहीं रह गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत एक साजिश के जरिए गिराई गई, जो एक बैरूनी साजिश थी जिसमें कुछ अंदरूनी किरदार भी शामिल थे। तो इनके पास ये मैंडेट नहीं है, तो ये अगर आर्मी चीफ की तकर्री करेंगे तो कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान के अंदर कि आर्मी चीफ की तकर्री पर कोई इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। लेकिन बहरहाल खान साहब का ये जो स्टेटमेंट है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस वजह से है कि एक तो खान साहब को पता है कि 10 दिन के बाद आर्मी चीफ की तकर्री के 10 दिन बाद इन्होंने इस आर्मी चीफ को, जो भी नए आर्मी चीफ बनेंगे, उनको भी अपना दुश्मन बना लेना है। दूसरा, खान साहब के पास इस वक्त इतना बड़ा अवामी मैंडेट है, इतना बड़ा अवामी मैंडेट है कि उनको पता है कि तमाम रियासती इदारे मिलकर भी अगर इलेक्शन को रिग करें तो तब भी, यानी धांधली की जगह धांधला भी करें, तो खान साहब को हराना नामुमकिन है। क्योंकि अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, उसके अंदर भी ये नताइज बताए गए थे कि खान साहब 72% तक नशिस्तें हासिल कर सकते हैं अगर इलेक्शन अगले साल फरवरी मार्च में हो जाए। तो खान साहब की मकबूलियत तो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आप जितना इलेक्शन डिले कर लें, जितनी ताखीर कर लें, रिजल्ट वही आना है। तो इस वजह से खान साहब को यह फर्क नहीं पड़ता। खान साहब ने कोई आर्मी चीफ से सियासी मकासद हासिल नहीं करने, और आर्मी चीफ से ये आप देखिएगा कि शरीफ खानदान भी कुछ सियासी मकासद नए आर्मी चीफ से हासिल नहीं कर पाएगा। और ये अगला इलेक्शन नविश्ता दीवार है, ये दीवार पे एक तहरीर लिखी हुई है। आज मेरी कोई तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से शायद मेरी आवाज में कुछ ज्यादा लाउड नहीं बोल पा रहा या ज्यादा फ्लुएंट नहीं बोल पा रहा, लेकिन ये नविश्ता दीवार है, दीवार पे लिखी हुई तहरीर है कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीतेंगे अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बात की है कि फौज ने सियासत से दूर रहने का फैसला किया है, खुदा करे कि ऐसा ही हो। अगर कि पाकिस्तान की 75 साल की जो तारीख है उसमें कभी भी ऐसे आसार नजर नहीं आए कि फौज ने खुद को सियासत से दूर किया हो। और अभी भी बहुत से हल्के कहते हैं कि इस किस्म का जो तासुर है ये बहुत अरसे तक शायद कायम रहना इसका बहुत मुश्किल है। तो असल में तो खान साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खान साहब को पता है इलेक्शन जब भी होगा खान साहब ही इलेक्शन जीतेंगे। राज साहब, अब एक कमेटी बना दी गई है साइफर के मामले के ऊपर, ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर। अब सबसे बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि कोई ये भी पूछेगा कि ये साइफर था क्या, इसकी हकीकत जिस तरह सबने तस्लीम कर ली
और तस्लीम करने के बाद उसके ऊपर कमेटी तश्कील दे दी गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI इसके ऊपर देखेगी कि ये ऑडियो लीक्स किस तरह हुई। राय साहब, आपको लगता है कि इसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को दीवार के साथ लगाया जाएगा इस रिपोर्ट को? क्योंकि अभी तक जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए गए इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से, चाहे वो तौहीन अदालत का मामला हो, दहशतगर्दी की दफात का मामला हो, जज जेबा पर जो कुछ हुआ, तोशा खाना हो, इलेक्शन कमीशन हो, न जाने कितने हथकंडे इस्तेमाल किए गए इमरान खान को पाबंदे सलासल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो ये अब एक आखिरी ऑप्शन बचा है जिसको हुकूमत इस्तेमाल करना चाहेगी। और पाकिस्तान की जो 2 एजेंसीज हैं, ISI और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री, इनको इनकी रिपोर्ट पर मुनहसर है कि क्या आती है। और टाइमिंग इसके इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अब आर्मी चीफ नए आ रहे हैं, तो शायद फैसले भी डिफरेंट हो जाएं। आपको लगता है ऐसा? साहब देखिए आशमी साहब, एक तरफ तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि फौज ने खुद को सियासत से दूर रखने का फैसला कर लिया है। आज ही उनका ये स्टेटमेंट आया है। दूसरी जानिब जी, आप ये देखें कि फौज कैसे अलाउ कर सकती है इस इंपोर्टेड हुकूमत को, राना सनाउल्लाह को, कि ये फौज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। यानी मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो अपने दामाद के लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का हुक्म जारी कर रही थी, उसकी तो तहकीकात नहीं होंगी, लेकिन इमरान खान साहब की एक ऐसी ऑडियो जिसके अंदर 6 कट लगाए गए, जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है, उसमें ISI और MI के नुमाइंदे शामिल कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत बड़ी मक्कारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ चाहती यह है कि तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों, तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान बदगुमानियां पैदा हों। और इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात किससे करवाई जा रही हैं? मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक्स की नहीं, इमरान खान साहब की एडिटेड ऑडियो की। और वो भी अगर आप एडिटेड भी देख लें तो तब भी उसमें कोई गलत बात नहीं है। इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट की किसी को समझ नहीं आती, ये लेटर ही इसको अवामी जलसे में कहा जाएगा और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से डिस्कस किया, तो जाहिर है कि साइफर आया था तो अपने वजीर खारजा से डिस्कस ना करते तो क्या उस वक्त वो राना सनाउल्लाह को फोन करते कि राना सनाउल्लाह ये साइफर आ गया है। तो उसकी ये तहकीकात के लिए असल में बड़ी मक्कारी के साथ फौज को और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की ये साजिश कर रहे हैं। तो अगर चाहते हैं जनरल बाजवा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि फौज सियासत से दूर रहना चाहती है, तो इस मामले का नोटिस लेना चाहिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, और मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को इस हुकूमत के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। अब उसमें आशमी साहब एक और बात बड़ी अहम है कि राना सनाउल्लाह ने यह भी ऐलान किया है कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च आएगा इस्लामाबाद में, जाहिर है कि KP में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां से हमें पता है कि पहले भी बहुत बड़ी तादाद में बहुत बड़े बड़े काफिले इस्लामाबाद पहुंचे थे। और अब चूंकि पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो फैजाबाद जो मरकजी मकाम है, मरकजी रास्ता है इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए रावलपिंडी से, यानी पंजाब का आखिरी जो रास्ता है वहां से इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए, तो फैजाबाद तक तो कोई भी नहीं रोक सकेगा इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के काफिलों को। तो अब जब इनको पता चला है, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी राना सनाउल्लाह के पास पहुंची हैं कि लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, तो अब इन्होंने ये किया है कि रेंजर्स को पहले तलब किया और अब फौज को भी तलब कर लिया। यानी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इन्होंने वैसे तो आर्टिकल 245 का सहारा लिया और ये कहा कि आर्टिकल 245 के तहत हमने फौज को तलब कर लिया, लेकिन फौज को तलब करने की कोई जरूरत इस वक्त नहीं थी। लेकिन फौज को इन्होंने एक मरतबा फिर सियासी मकासद के लिए तलब किया। इससे पहले हमें पता है कि पिछले लॉन्ग मार्च में इन्होंने रेंजर्स को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और खान साहब ने ये अल्फाज बोले थे कि रेंजर्स ने हमारे लोगों पर शेलिंग की और इसका हमें बड़ा अफसोस है। और शेख रशीद ने तो ये कहा था कि जनरल बाजवा मेरे कॉलेज फेलो हैं और जब भी वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे गिला करूंगा कि रेंजर्स ने हमारे लोगों पर शेलिंग की। तो ये राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज के मुतालिक तो हम सबको पता है कि किस तरह के वो प्लॉट्स जो हैं वो बनाती रहती हैं, किस तरह का साजिशी उनका ज़हन है। तो ये उन्होंने प्लान बनाया है कि ऐसे ही है, पुलिस तो नहीं रोक सकती, राना सनाउल्लाह की एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं रोक सकती, तो फौज को आगे कर दिया जाए ताकि तहरीक इंसाफ और फौज लड़े, और फौज अगर उसके बाद कुछ इकदाम करे या तहरीक इंसाफ जवाबी इकदाम करे, उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की जाए। मैं
मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है और बनिंगाला में, ये भी हमें बताएं। आपने तो बात की ना मरीम नवाज की कि इस्तेमाल करेंगी और राना सनाउल्लाह जो है उसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव क्या बयान दे रहा है, ये बड़ा अहम हो गया है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अब उसी लाइन पे चल पड़े हैं। वो ये कहते हैं, हालांकि वो एक प्रॉक्सी वजीर आजम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, रबड़ स्टैंप वजीर आजम है और किसी के कहने पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दारुल हुकूमत पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इत्तेहादी जमातें, दो सूबाई हुकूमतों को उन्होंने वार्निंग जारी की है। वो ये कहते हैं, क्योंकि अब ये कंटिन्यूटी जो है वो नजर आ रही है। मरियम एक महीने की लंदन में रहेंगी और फिर 12 रबीउल अव्वल के बाद खान साहब जो है वो किसी तारीख का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इस तारीख के हवाले से आगाह नहीं किया गया। एक सरप्राइज खान साहब की तरफ से दिया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पंजाब, ये जो वार्निंग जारी की गई है, इमरान खान की आलाकार बनकर फसाद की राह हमवार करने से बाज रहें, ये वार्निंग दी है। और कौमी सलामती के खिलाफ साजिश और डिप्लोमेटिक साइफर में रद्दोबदल की तहकीकात पर काबीना के फैसलों की हमायत की गई। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेगा तो यकीनन उसको रास्ता जो है वो रोका जाएगा। राय साहब, शहबाज शरीफ में क्या इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत है? एक 70 ईयर्स ओल्ड जो शख्सियत है, और क्या आप समझते हैं कि इनके अंदर इतना दमखम है कि वो इमरान खान जो अपनी अवामी ताकत के साथ इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, किसी के इशारे पे नहीं आ रहा, वो अपनी मर्जी से आ रहा है, रोक पाएंगे? देखिए आशफी साहब, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तो हमारा जो वफाक है इसकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। अब जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि दो हुकूमतों को, दो सूबाई हुकूमतों को हमने वार्निंग दी है कि इस्लामाबाद ना आए। ये दो हुकूमतें क्या एक हुकूमत भारत की है और एक को इसराइल की हुकूमत है? यानी अल्फाज देखें, अल्फाज का चुनाव देखें कि दो सूबाई हुकूमतों को हमने वार्निंग दी है। तो क्या ये इंडियन और कोई इजरायली गवर्नमेंट है? ये पाकिस्तान की हुकूमतें ना। केपी क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये 26 किलोमीटर पर जो जाली हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, और 26 किलोमीटर की हुकूमत भी इनकी जाली है, वहां भी इनके पास मैंडेट नहीं है। तो ये किस तरीके से पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं और वफाक की जड़ें खोखली कर रहे हैं, इस पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है, देखिए अपनी जानिब से तो ये फौज को इस्तेमाल करेंगे, रेंजर्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पिछली मरतबा तो इमरान खान साहब ने एक तशद्दुद की, तसादुम की सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया था। लेकिन इस मरतबा ये जो जिम्मेदारी है ये दूसरी जानिब होगी। ये जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर होगी, फौज पर होगी, फौजी क़यादत पर होगी कि वो खुद को और फौज को राना सनाउल्लाह के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना होने दे। क्योंकि अगर इस मरतबा भी ऐसा होता है तो इससे तो बड़ी बदगुमानियां पैदा होंगी और कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई रियासत अफोर्ड नहीं कर सकती कि आवाम में और फौज के दरमियान किसी किस्म की गलत फहमी या बदगुमानी पैदा हो। तो ये इनके जो एवल डिजाइन है ये फौज को भांपने चाहिए और इससे पहले इनको शटअप कॉल देनी चाहिए कि आपके जो सियासी मामलात हैं ये आप खुद देखें। आपने मुज़ाकरात करने हैं खान साहब के साथ, या आपने खान साहब को जिस तरीके से रोकना है आप अपनी इंतजामिया के साथ रोकें। लेकिन इसमें हाशमी साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है और सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला आ चुका है। खान साहब के जितने जलसे हुए हैं आप देख लें, रिकॉर्ड तोड़ जलसे हुए हैं। किसी जगह से एक बल्ब और एक गमला टूटने की, एक बल्ब और एक गमला तक टूटने की कोई खबर नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि किसी किस्म की खान साहब तोड़ फोड़ का इरादा नहीं रखते, इसलिए ये लॉन्ग मार्च खान साहब को करने दिया जाना चाहिए। और इसके अंदर अगर फौज को इस्तेमाल किया जाता है तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी और फौजी क़यादत को बर वक्त इसका नोटिस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।